स्वागत है सभी साथियों का एक बार पुनः भारतीय विजन क्लासेस में। साथियों, भारतीय विजन क्लासेस पर हिंदी व्याकरण का सीरीज प्रारंभ हो गई है। आज से हम हिंदी व्याकरण को प्रारंभ से पढ़ेंगे, यानी हिंदी व्याकरण की शुरुआत जहाँ से हुई है यानी उसको प्रारंभिक बिंदु से पढ़ेंगे, यानी जीरो से लेकर पूरे शिखर तक जाएंगे, एक एक तथ्य को देखेंगे। क्लास वाइज प्रतिदिन आपको एक क्लास मिलेगी व्याकरण से संबंधित। आज हम प्रारंभ करते हैं जहाँ से व्याकरण की शुरुआत होती है, वहाँ से आज हम क्लास को देखेंगे। ऐसी वर्ण के विषय में आज हम जानेंगे। वर्ण में भी बहुत कुछ है, परंतु लोग सोचते हैं कि वर्ण बहुत आसान है। सबको जानता है कि वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना हो। बस इतना ही पढ़ के लोग छोड़ देते हैं, जबकि वर्ण में बहुत कुछ है और सब पढ़ना अनिवार्य है, क्योंकि परीक्षा में यहाँ से बहुत सारे प्रश्न आते हैं और विद्यार्थी जब परीक्षा में बैठते हैं तो कन्फ्यूजन होता है। चलिए हम प्रारंभ करते हैं आज वर्ण को। वर्ण से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य है सबको आज हम देख लेंगे, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। जो विद्यार्थी क्लास से नहीं जुड़े, क्लास से जुड़ जाएं। बहुत बेहतरीन क्लास होने वाला है। बहुत आसान तरीके से आज आपको वर्ण पढ़ाएंगे और वर्ण से जितने भी संबंधित जितने भी तथ्य हैं सभी पर चर्चा करेंगे। चलिए प्रारंभ करते हैं। वर्ण का सबसे पहले परिभाषा तो सभी जानते ही हैं। वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं, वर्ण उस मूल ध्वनि को जिसका खंड या टुकड़ा ना हो उसे क्या कहते हैं, तो वर्ण कहते हैं। फिर से समझिए, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं। मूल का मतलब होता है असली, जहाँ से प्रारंभ होती वर्ण की, तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड भी ना हो। खंड या टुकड़ा बात एक ही हुआ। जिसका खंड ना हो, जिसका टुकड़ा ना हो, वह क्या होते, वर्ण होते हैं। अब हम क वगैरह पढ़ते, क ख लिखते हैं, तो ये भी वर्ण है, परंतु इसमें यह ध्वनि लगा हुआ है। यहाँ देखिए क के साथ देखिए हलंत लगा हुआ है, ख में हलंत लगा हुआ है, ग में हलंत लगा हुआ है, प में हलंत, म में हलंत, त में हलंत। ये मूल वर्ण है। ये क्या है, ये मूल वर्ण है, तो इसी को वर्ण कहते हैं। यानी इसका हम टुकड़ा या खंड नहीं कर सकते। तो मुझे उम्मीद है आपको वर्ण समझ में आ गया होगा। वर्ण किसे कहते हैं, तो उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना हो। जैसे क के नीचे हलंत लगा हो, ख के नीचे हलंत लगा हो, ग के नीचे हलंत लगा हो। ऐसी ख के नीचे हलंत जब लगता है तो आधा ख पढ़ाता है। किसी के भी नीचे हलंत लगा देने से क्या होता है, वो आधा पढ़ाता है ना। अगर प के नीचे लगाओ तो आधा प पढ़ाएगा, म के नीचे लगाओ तो आधा म पढ़ाएगा। मान लो अगर हमको लिखना हो, उदाहरण हम लेते हैं वैसा, विद्या। विद्या जिसे ऐसे भी लिखा जाता है, विद्या, इसमें द और य मिला हुआ है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं अगर हमको लिखने की इच्छा हो तो। वी अध द या विद्या। देखिए यहाँ पर द जो है आधा है, ये मूल वर्ण है, तो इसी को मूल वर्ण कहते हैं। विद्या ऐसे भी लिखा जाता है या फिर द में यह लगाकर भी लिखा जाता है, तो दोनों विद्या ही पढ़ाती है। तो याद रखना, वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना हो। जैसे ख हलंत, ग हलंत, यानी याद रखना आधा क, आधा ख, आधा ग, आधा प, आधा म, आधा त, सब क्या है, मूल वर्ण है। अब यहाँ पर जो क और ख हम लिए हैं, यहाँ पर जो क ख लिए हैं, इसमें यह लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, यह ध्वनि लगा हुआ है। सबको पता है क हलंत प्लस य क्या बनता है, तो दोनों मिलाकर इसका जब संधि करते हैं तो क बनता है। क्या बनता है, क बनता है। यहाँ पर थोड़ा सा लिखा नहीं रहा है, क, यानी क और य मिलाने से क्या बनेगा, आपका क बनेगा। उसी प्रकार ख हलंत और य मिलेगा तो ख बनेगा। तो इसको समझ लेना है। तो वर्ण उस मूल ध्वनि को कहते हैं जिसका खंड या टुकड़ा ना हो। इसे आप समझ गए होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। वर्ण के प्रकार, आगे टॉपिक है वर्ण के प्रकार को देखते हैं। अभी हम वर्ण को जाने, उसके बाद वर्ण के प्रकार को देखेंगे। तो वर्ण के मूल रूप से दो प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं, तो वर्ण के मूल रूप से कितने प्रकार होते हैं, तो वर्ण के मूल रूप से दो प्रकार होते हैं। कितने होते हैं, दो प्रकार। कौन कौन सा, तो दोनों देखना है, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। कौन कौन से होते हैं, स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। स्वर वर्ण होते हैं और व्यंजन वर्ण होते हैं। स्वर वर्ण किसे कहते हैं, सभी को जानते हैं, ऐसा नहीं, फिर भी हम प्रारंभ से शुरू किए हैं ग्रामर को ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। तो प्रारंभ से पढ़ने से ऐसा होगा कि आपको कोई भी टॉपिक छूटेगा नहीं और आपको हिंदी ग्रामर बहुत ही आसानी से समझ में आ जाएगा।
तो स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो इसका साधारण जान लीजिए, जिसका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है। जिसका उच्चारण कैसा होता है? तो स्वतंत्र रूप से होता है, उसी को क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। एक प्रकार से स्वर वर्ण को किसी की सहायता लेनी नहीं पड़ती। अगर हम कुछ ही बोल रहे हैं य, या, ई, इस तरह जब हम बोलते हैं तो हमें किसी की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब व्यंजन वर्ण क्या होता है? तो व्यंजन वर्ण को भी समझेंगे। व्यंजन वर्ण बहुत ही आसान है। व्यंजन वर्ण क्या होता है? प्रत्येक व्यंजन वर्ण जो बने हैं वे सवर्ण के सहायता से बने हैं। अर्थात व्यंजन वर्ण उसे कहते हैं जिसकी उच्चारण के लिए हमें किसकी सहायता लेनी पड़ती है? जिसके उच्चारण के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। यानी स्वर वर्णों की सहायता से जिसका उच्चारण होता है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे अभी हम आपको बता रहे थे, मान लो हम क लिए तो क में क्या लगा हुआ? तो क के साथ क्या लगा हुआ है? अ ध्वनि लगा हुआ है। और अ एक क्या है? तो अ एक स्वर है ना। अ क्या है? स्वर वर्ण है। तो क के साथ यह मिलने से क बना है। तो याद रखना, व्यंजन वर्ण उसे कहते हैं जिसका उच्चारण के लिए हमें स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। किसकी सहायता लेनी पड़ती है? स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? वे वर्ण जिसका उच्चारण के लिए किसी के सहायता लेनी नहीं पड़ती, अर्थात जो स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं? उच्चरित होते हैं, उसे स्वर वर्ण कहते हैं। और जो स्वतंत्र रूप से उच्चरित नहीं होते, अर्थात जिसका उच्चारण के लिए हमें स्वर की आवश्यकता पड़ती है, उसे व्यंजन वर्ण कहते हैं। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। फिर भी पुनः एक बार दोहरा दे रहा हूँ। स्वर वर्ण किसे कहते हैं? तो जिसका उच्चारण के लिए किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेनी पड़ती, अर्थात जो वर्ण स्वतंत्र रूप से क्या होते हैं? उच्चरित होते हैं, उसे क्या कहते हैं? स्वर वर्ण कहते हैं। उसी प्रकार व्यंजन वर्ण उसे कहते हैं जिसका उच्चारण के लिए हमें स्वर वर्ण की आवश्यकता पड़ती है, उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। जैसे यहाँ पर अभी आप ले लिए हैं, यहाँ जो क है, क किससे बना हुआ है? तो क हलंत और य, यानी क में यह छिपा हुआ है। क में यह भी क्या है? वो लगा हुआ, इसकी सहायता लेनी पड़ रही है। किसकी सहायता लेनी पड़ रही है? अ की सहायता लेनी। अ क्या है? अ एक स्वर वर्ण है। ख बोलेंगे तो ख में भी क्या है? तो अ लगा हुआ है। यानी जितने भी व्यंजन वर्ण हैं, याद रखना, जितने भी व्यंजन वर्ण हैं सभी वर्णों में क्या लगा रहता है? तो याद रखना, सभी व्यंजन वर्णों में अ ध्वनि लगा रहता है। अ ध्वनि लगा रहता है। अ का ही आ, अ का ही ई, अ का ही ई, अ का ही ऊ, अ का ही ओ, यानी अ का ही सभी रूप हैं और उन्हीं में से कोई एक रूप जो होता है वह व्यंजन वर्ण में लगा रहता है। लेकिन अधिकतर व्यंजन वर्ण में याद रखना अ ध्वनि लगा रहता है। तो समझ में आ गया स्वर वर्ण, व्यंजन वर्ण। एक बार पुनः या फिर आगे बढ़े। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा स्वर वर्ण किसे कहते हैं और व्यंजन वर्ण किसे कहते हैं। ये उच्चारण के मतलब याद रखना, ये जो स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण है, ये उच्चारण के आधार पर हम इसको लिए हैं। याद रखना, स्वतंत्र रूप से जिसका उच्चारण होता है स्वर वर्ण, और जिसका उच्चारण के लिए व्यंजनों की सहायता लेनी पड़ती है उसे क्या कहते हैं? व्यंजन वर्ण कहते हैं। एक और मुख्य पॉइंट, प्रत्येक व्यंजन वर्ण में अ ध्वनि लगी हुई रहती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब स्वर वर्ण के प्रकार को देखते हैं। उसके आधार पर सबसे पहले चर्चा करते हैं उत्पत्ति के आधार पर स्वर वर्ण के कितने प्रकार होते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर स्वर वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? याद रखना, उत्पत्ति के आधार पर जो है वो स्वर वर्ण के जो प्रकार होते हैं वो 2 प्रकार होते हैं। कितने प्रकार होते हैं? 2 प्रकार होते हैं। एक होता है मूल स्वर और दूसरा होता है संधि स्वर। मूल स्वर किसे कहते हैं? तो याद रखना, वैसे स्वर वर्ण जिसकी उत्पत्ति जो है बिना किसी दूसरे स्वर के होती है। कैसे समझना है? वैसे स्वर जिसमें किसी दूसरे स्वर की कोई उसमें मतलब उसका सम्मेलन या वह सम्मिलित नहीं होता है, जो स्वतंत्र होते हैं एक प्रकार से। यानी जिन स्वरों की उत्पत्ति बिना किसी दूसरे स्वर के होती उसे क्या कहते हैं? मूल स्वर। मूल का मतलब ही होता है असली, यानी य, ई, उ, री। इसमें किसी दूसरे स्वर की इसको सहायता नहीं लेनी पड़ी है, अर्थात किसी दूसरे स्वर के इसमें कोई भागीदारी नहीं है। ये क्या है? य, ई, उ, री, ये सभी क्या है? तो ये मूल स्वर है। समझना कैसे है? यानी वैसे स्वर जिसकी उत्पत्ति
बिना किसी दूसरे स्वर की होती है उसे क्या कहते हैं? मूल स्वर कहते हैं। संधि स्वर किसे कहते हैं? अब यहाँ संधि शब्द आ गया तो मिलन तो हो गया, संधि का मतलब ये होता है मिलन। अब वैसे स्वर जिसकी उत्पत्ति जब दो स्वरों को, सबसे आसान तरीके से, जब दो स्वरों के मिलने से कोई नया स्वर बनता है उसे संधि स्वर कहते हैं। सबसे आसान तरीके से हम बता दिए, जब दो स्वरों के मिलने से कोई नया स्वर बनता है उसे क्या कहते हैं? संधि स्वर कहते हैं। यानी इसमें दो स्वर मिले होते हैं। य मिलने से क्या बन गया? देखिए यहाँ पर य और य, जब दो स्वर को आपस में मिलाए तो या बना, हर्षई हर्षई दुर्गई बना, हर्षऊ हर्षऊ दुर्गऊ बना। इसे ऐसे ही पढ़ते हैं, ई बना, ऊ बना। और य और ई जब मिलते तो ये बनता है, और य और ये मिलने के बाद क्या बनता है? या बनता है। इसी प्रकार और भी है, या और ओ बनने से औ बनता है। यानी समझ लेना है मूल स्वर किसे कहते हैं। तो मूल स्वर को याद रख लेना, यहाँ परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आ सकता है, इनमें से कौन है जो मूल स्वर नहीं है? तो याद रखना ये चारों मिलाकर इसके बाद दूसरा कोई भी आ गया वो मूल स्वर होगा नहीं। सब दूसरी बात ये भी याद रखना है, जो बड़ा वर्ण है, बड़ा वर्ण है वो मूल स्वर नहीं, संधि स्वर है। बड़ा वर्ण से आ, बड़ा वर्ण लग रहा है, आ, ई, उ, ए, आ, ये सभी क्या है? मूल स्वर है। जबकि य, ई, उ, री, ये चारों क्या हैं? तो मूल स्वर है। संधि स्वर, मूल स्वर, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही आसान था। तो फिर से समझ लेना है, मूल स्वर वैसे स्वर जिसकी उत्पत्ति बिना किसी दूसरे स्वर की होती है, यानी दूसरे स्वर की आवश्यकता उसे नहीं पड़ती है। और संधि स्वर की उत्पत्ति कैसे हुई है? दो स्वरों के मेल से। संधि स्वर की उत्पत्ति कैसे हुई है? दो स्वरों के मेल से। जबकि मूल स्वर की उत्पत्ति में किसी दूसरे स्वर की आवश्यकता नहीं पड़ी। समझ में आ गया? यहाँ से प्रश्न जरूर बनेगा कि मूल इनमें से कौन है जो मूल स्वर है। तो य, ई, उ और री को याद रखना है। यहाँ से परीक्षा में एक प्रश्न निश्चित बनेगा, परीक्षा में एक प्रश्न निश्चित बनेगा। चाहे आप झारखंड टीजीटी की तैयारी कर रहे हो, झारखंड सीजीएल की तैयारी कर रहे हो, यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हो, या फिर जेट टेट की तैयारी कर रहे हो, या बिहार एस टेट की तैयारी कर रहे हो, हर जगह यहाँ से एक प्रश्न अगर ग्रामर है तो प्रश्न निश्चित पूछेगा। तो इसको याद रखना, स्वर वर्ण में उत्पत्ति के आधार पर स्वर वर्ण के दो प्रकार, मूल स्वर, संधि स्वर। मूल स्वर को याद कर लेना खाली, अ, ई, उ और री। आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं उच्चारण के आधार पर स्वर के प्रकार। तो उच्चारण के आधार पर भी स्वर के कितने प्रकार होते हैं? तो याद रखना दो प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? तो उच्चारण के आधार पर भी स्वर के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं। दो प्रकार को याद करना है, लघु स्वर, गुरु स्वर। लघु स्वर, गुरु स्वर। लघु स्वर कैसे कहेंगे? तो लघु स्वर को याद रखना, जिन स्वरों का उच्चारण में कम समय लगता है उसे क्या कहते हैं? लघु स्वर कहते हैं। एकदम बहुत आसान तरीके से, जिन स्वरों का उच्चारण करने में कम समय लगता है उसे क्या कहते हैं? लघु स्वर। और जिन स्वरों का उच्चारण करने में क्या लगता है? अधिक समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? तो जिसमें अधिक समय लगेगा उसे क्या बोलेंगे? तो जिसमें अधिक समय लगेगा उसे गुरु स्वर बोलेंगे, और जिसमें कम समय लगेगा उसे क्या बोलेंगे? तो कम समय वाले को बोलेंगे लघु स्वर, और जिसमें अधिक समय लगेगा उसे क्या बोलेंगे? गुरु स्वर। तो उच्चारण के आधार पर भी स्वर वर्ण के कितने प्रकार होते हैं? दो प्रकार होते हैं, लघु स्वर और गुरु स्वर। लघु का मतलब समझ लेना, जिसका उच्चारण में कम समय लगता है उसे लघु स्वर, और जिसका उच्चारण में अधिक समय लगता है उसे गुरु स्वर कहते हैं। ऐसे भी इसकी जब हम छंद में पढ़ते हैं, इसकी मात्राओं को गिनते हैं, तो छंद जब हम पढ़ते हैं तो लघु की मात्रा को 1 और गुरु की मात्रा को 2 में गिना जाता है। जब आप छंद पढ़िएगा उसमें आपको मालूम चलेगा। तो लघु स्वर जो होता है उसमें कम समय लगता है। अब यहाँ समझना लघु स्वर किसको बोलेंगे और गुरु स्वर किसको बोलेंगे। इसे मैं बता दे रहा हूँ, बहुत ही आसान है, क्योंकि अब इसके पहले आप जो इसके पहले स्लाइड में पढ़े उसी से जुड़ा हुआ है। तो याद रखना लघु स्वर, याद रखना हम इसके पहले आपको बताए थे मूल स्वर और संधि स्वर। तो जितने भी मूल स्वर होते हैं वे सभी क्या होते हैं? लघु स्वर भी होते हैं। और जितने भी संधि स्वर होते हैं वे सभी क्या होते हैं? गुरु स्वर होते हैं। तभी तो उसमें मात्रा 2 के रूप में गिना जाता है और लघु स्वर में मात्रा 1 के रूप में गिना जाता है। तो जैसे मान लो य, हर्षई, हर्षऊ, ये सभी क्या हैं? ये सभी लघु स्वर है। इसी को हम आपको बोले थे मूल स्वर भी होता है। उसी पर गुरु स्वर में क्या चलेंगे? गुरु स्वर आपका या,
दुर्गई, दुर्गाऊ, ये देखिए ये सभी क्या हैं, ये सभी गुरु स्वर हैं, जबकि लघु स्वर य, ई, उ। तो याद रखना मूल स्वर जितने भी होते हैं, मूल स्वर सभी लघु स्वर होते हैं, और जितने भी गुरु संधि स्वर होते हैं वे सभी क्या होते हैं, गुरु स्वर होते हैं। क्योंकि गुरु स्वर में, संधि स्वर में दो स्वर मिलने से यानी उसमें स्वरों का मेल होता है, और स्वरों के मेल से ही क्या होता है, संधि स्वर बनता है, इसीलिए उसमें ज़्यादा समय लगता है। जबकि लघु स्वर में मूल स्वर होते हैं, इसे किसी दूसरे स्वर वर्ण की आवश्यकता नहीं पड़ती है। तो हमें उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा लघु स्वर किसे कहेंगे, गुरु स्वर किसे कहेंगे। आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे चर्चा करते हैं व्यंजन वर्ण की। तो व्यंजन वर्ण की परिभाषा तो हम पहले आपको बता ही दिए कि व्यंजन वर्ण उस वर्ण को कहते हैं जिसका उच्चारण या जिसमें स्वर वर्ण की सहायता होती है, यानी वैसे वर्ण जो स्वर वर्ण की सहायता से बनते हैं। जैसे मान लो अगर हम क लिए हैं तो क में कौन कौन से वर्ण बने हैं, तो क जो है क हलंत और य से मिलके बना है क। तो क में देखिए ये मेरा क्या है, स्वर वर्ण है, और स्वर वर्ण जब क हलंत में लगता है तो क का निर्माण होता है। तो याद रखना ये स्वर की सहायता से ही बनते हैं। जितने भी व्यंजन वर्ण हैं सभी में अध्वनि लगा हुआ है, सभी में क्या लगा हुआ है, अध्वनि लगा हुआ है, और अ एक क्या है, तो एक स्वर वर्ण है। तो व्यंजन वर्ण स्वर वर्ण की सहायता से बनती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब एक एक करके इस व्यंजन वर्ण में भी चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा करेंगे स्पर्श व्यंजन की। किसकी चर्चा करेंगे, स्पर्श व्यंजन की। स्पर्श व्यंजन क्या होता है, तो बहुत ही आसान है स्पर्श व्यंजन को जानना। कौन कौन से वर्णों को हम स्पर्श व्यंजन बोलेंगे उसकी चर्चा हम करते हैं अभी। तो याद रखना, देखो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये सभी क्या हैं, तो ये सभी स्पर्श व्यंजन है। अब किसे समझना है, याद रखना क ख ग घ यंग, च छ ज ज इया, ट ठ ड ढ मूर्धन्य, त थ द ध न और प फ ब भ म। ये सभी जितने हैं सभी क्या हैं, ये सभी स्पर्श व्यंजन है। सभी क्या हैं, तो स्पर्श व्यंजन। याद रखना स्पर्श व्यंजन क वर्ग, च वर्ग यानी क वाला वर्ग, च वाला वर्ग, ट वाला वर्ग, त वाला वर्ग और प वाला वर्ग सभी मिलके किसका निर्माण करते हैं, तो सभी मिलके स्पर्श व्यंजन का निर्माण करते हैं। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी हो जाएगी कुल मिलाकर, तो स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 हो जाएगी। कितनी, 25। सभी में 5 5 है, याद रखना 5 10 15 20 25। अब स्पर्श व्यंजन की संख्या अब कितनी हो गई, तो 25। इसे आप याद रखना। तो स्पर्श व्यंजन समझ गए। यहाँ से परीक्षा में प्रश्न आते हैं। इस बार झारखंड पीजीटी की परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आए थे कि इसमें से च वर्ग है वो किस व्यंजन के अंतर्गत आएगा, तो इसका सही आंसर स्पर्श व्यंजन था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब चर्चा करते हैं अंत्यस्थ व्यंजन की। किसकी चर्चा करेंगे, अंत्यस्थ व्यंजन की ओर चर्चा करेंगे। तो याद रखना अंतर्य, र, ल और व, अंतर्य, र, ल और व, ये सभी क्या है, तो ये सभी अंत्यस्थ व्यंजन है। याद रखना अंतर्य, र, ल, व, ये सभी क्या है, तो अंतस्थ व्यंजन है। इसके बाद चर्चा करते हैं, इसके बाद चर्चा करते हैं ऊष्म व्यंजन की। इसको व्यंजन पढ़ना। तो ऊष्म व्यंजन में क्या आ जाएंगे, अंतर्य, र, ल, व, ये सभी क्या हो गए, ये सभी अंतस्थ व्यंजन हो गए। उसके बाद ऊष्म में आएंगे तालव्य स, मूर्धन्य स, दंश और एक बच गया आपका ह, ये सभी क्या हो जाएंगे, ये सभी ऊष्म व्यंजन हो जाएंगे। तो हम चर्चा किया स्पर्श व्यंजन में क वर्ग से लेकर प वर्ग तक जितने हो गए ये सभी क्या हो गए, ये सभी स्पर्श व्यंजन।
अंतस्थ व्यंजन में अंतर य र ल व, ऊष्म व्यंजन में तालव्य स मूर्धन्य स दंस ह, ये सभी क्या हो गए? ऊष्म व्यंजन हो गए। इसे जानना बहुत जरूरी, क्योंकि परीक्षा में यहाँ सही प्रश्न आते हैं। मुझे उम्मीद है आपको बहुत ही अच्छा से समझ में आ रहा होगा। हम प्रारंभ से ग्रामर शुरू किए हैं। अब यहाँ एक और महत्वपूर्ण है, उसे भी जान लेना जरूरी है। अभी हम अनुनासिक को जानेंगे। अनुनासिक क्या होता है, क्योंकि प्रश्न यहाँ से भी परीक्षा में आ सकता है। अनुनासिक, इसको भी जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि परीक्षा में यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। तो अनुनासिक व्यंजन क्या है? अनुनासिक व्यंजन की चर्चा करते हैं तो याद रखना, अब जब क ख ग घ अंगा, अनुनासिक जिसमें नासिका का प्रयोग होता है, जिसका उच्चारण में हमें नाक के द्वारा जिसका हम उच्चारण करते हैं, यानी नासिका का जिसमें प्रयोग होता है, याद रखना वो अनुनासिक व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? अनुनासिक व्यंजन होते हैं। तो किसे पहचान करना है? तो क वर्ग, यानी क ख ग घ अंगा, अंगा मेरा क्या हो गया? तो अंगा जो मेरा है ये अनुनासिक हो गया। उसी प्रकार च छ ज झ इया, इया मेरा क्या हो गया? ये अनुनासिक व्यंजन हो गया। इसके बाद आगे चर्चा करते हैं। क ख च छ ट ठ ड ढ मूर्धन्य, बोलते हैं ना न, न ये भी क्या है मेरा? ये भी अनुनासिक व्यंजन है। उसके बाद त में क्या आता है? अंत में न, ये भी मेरा क्या है? अनुनासिक व्यंजन है। और म भी क्या है मेरा? अनुनासिक व्यंजन है। तो अनुनासिक व्यंजनों की संख्या कुल कितनी है? तो 5 है। याद रखना, प्रत्येक स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का, याद रखना, स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का जो अंतिम वर्ण है वो क्या होता है? अनुनासिक होता है। या ऐसे समझना है कि स्पर्श व्यंजन के प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण क्या होता है? अनुनासिक व्यंजन होता है। और इसका अगर हम अंग्रेजी करेंगे तो सबका एन ही होता है। सबका क्या होता है? एन एन एन, इसका एम होता है, बाकी सबका एन होता है। इंग्लिश में अगर जाएंगे तो याद रखना, प्रत्येक वर्ग का 5वां, प्रत्येक वर्ग यानी किसका? तो स्पर्श व्यंजन का। क ख 5वां, न अंगा, इया, न और म, ये सभी क्या है? तो ये सभी अनुनासिक व्यंजन है, क्योंकि परीक्षा में यहाँ से भी प्रश्न आते हैं। आगे मेरा टॉपिक है वर्णों के उच्चारण स्थान। यहाँ से भी प्रश्न परीक्षा में बनते हैं। तो इसमें अब आप देखेंगे कि वर्णों के उच्चारण स्थान कहाँ कहाँ से वर्णों का उच्चारण होता है। तो सबसे पहले हम चर्चा करते हैं कंठ से उच्चारित, यानी कंठ से, कंठ की चर्चा करते हैं। कंठ से किसे किसे बोला जाता है? तो जैसे कंठ से जिसका उच्चारण होता है उसे क्या कहा जाता है? कंठ ये कहा जाता है। तो कंठ से किसका किसका उच्चारण होता है? तो याद रखना, क वर्ग का, क वर्ग का याद रखना, क ख ग घ, अंगा नहीं लेना है, अंगा को क्या करना है? नहीं लेना है। क ख ग घ, अंगा ऐसी अंगा जो है वो ले भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, फिर भी वो अनुनासिक में चला जाता है। आपको पहले बता दिए। तो मुख्य रूप से याद रखना, क ख ग घ, ऐसी अंगा भी लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी अंगा अनुनासिक में ही जाता है। तो मुख्य रूप से याद रखना क ख ग घ और ह। कौन कौन याद रखना है? कंठ से किसको किसको बोलते हैं? क ख ग घ, अगर अंगा लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हैं। और एक आपका हो गया ह। ये सभी क्या है? तो ये सभी कंठ से बोले जाते हैं। किससे बोले जाते हैं? कंठ से बोले जाते हैं, इसलिए कंठ व्यंजन इसको कहा जाता है। याद रखना, जिसका उच्चारण कंठ के द्वारा होता है, जिसका उच्चारण स्थान कंठ है, उसे क्या कहते हैं? कंठ व्यंजन कहते हैं। अब इसमें देखिए क ख ग घ अंगा और ह। अब अंगा को लेकर है, आप लोग याद रखना, अंगा को लेकर जब भी परीक्षा में प्रश्न आता है तो अनुनासिक ही लेकर आता है। तो अंगा को अनुनासिक में रखना ज़्यादा आपके लिए बेहतर होगा, क्योंकि परीक्षा में जब भी प्रश्न आएगा अंगा, इया, न, म, ये सब को लेकर, तो वो अनुनासिक व्यंजन से ही जुड़ा हुआ प्रश्न आता है। तो कंठ से मुख्य रूप से याद रखना क ख ग घ ह, या फिर इसको ऐसे भी याद रखना क वर्ग पूरा और ह। अब इसके अलावा हम स्वर में देखते हैं, स्वर वर्ण में कौन कौन कंठ से बोले जाते हैं? तो व्यंजन हो गए। अब स्वर में आपका कौन कौन आ जाएगा? तो स्वर में चर्चा जब करेंगे तो आपका य, या और विसर्ग, विसर्ग जैसे आपका होता है ना, ये विसर्ग लगाते हैं कभी कभी, जैसे बोलते दुख है, दुख में बीच में विसर्ग लगा रहता है ना,
तो याद रखना य, या और ये विसर्ग, ये सभी जहाँ रहते हैं वो भी क्या होते हैं, ये कंठ के द्वारा ही इसका उच्चारण होता है। तो कंठ वाला कौन कौन आ गया, कंठ से उच्चारण होने वाले क, ख, ग, घ, अंग, ह, य, आ और विसर्ग। आगे चर्चा करते हैं कंठ के बाद हम। अब हम चर्चा करते हैं तालु से। किसे चर्चा करते हैं, तालु से, जिसे तालव्य भी कहा जाता है। अब तालु से किसे बोला जाता है, तो तालु से उच्चारित होने वाली ध्वनि याद रखना च वर्ग। च वर्ग में जितना है च, छ, ज, झ जो है यहाँ तक, यहाँ को ऐसे आपको याद रखना मुख्य रूप से ये अनुनासिक में जाएगा। तो च वर्ग, और च वर्ग के अलावा इसमें और क्या आ जाएगा, इसमें एक और याद रखना, इसमें एक और आपका आ जाएगा ये अंतर य, ये भी इसमें ही आ जाएगा। थोड़ा अच्छा से लिख देते हैं, थोड़ा सा पेंसिल नहीं होने की वजह से लिखने में परेशानी हो रही है। तो अंतर य। तो चवर्ग, चवर्ग में कौन कौन, तो च, छ, ज, झ, या और अंतरय, ये सभी व्यंजन वर्ण में तालु से बोले जाते हैं। अब इसके अलावे अगर चलते हैं तालु से बोले जाने वाले स्वर वर्ण में अगर चलते हैं तो स्वर में कौन कौन हो जाएंगे, तो स्वर में होने वाले हैं आपके, बहुत ही आसान है, हर्ष ई और दुर्गा ई, ये दो क्या हैं, तो स्वर वर्ण से, स्वर वर्ण है। इसका भी उच्चारण कहाँ से होता है, तो उच्चारण जो स्थान है, उच्चारण स्थान आपका तालव्य ही यानी तालु है। इसके अलावा चवर्ग वाला जितने होते हैं सभी तालु से, और एक अंतर्य भी इसमें लगा हुआ है, इसे याद रखना। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम चर्चा करते हैं मूर्धा से। मूर्धा से जिसका उच्चारण स्थान है उसको देखते हैं, जिसके मूर्धन्य में आते हैं। तो मूर्धा से जिसका उच्चारण होता है उन वर्णों को देखते हैं। तो याद रखना ट वर्ग, ट वर्ग में जितना आपका आ जाएगा ट, ठ, ड, ढ, मूर्धन न, और जिसको न पढ़ते हैं तो टवर्ग, टवर्ग के अलावे आपका आ जाएगा र, ल और आपका एक हो गया स। कौन सा स, तो याद रखना मूर्धन सा। ये सभी क्या हो जाएंगे, ये सभी मूर्धा से उच्चारित होते हैं। इन्हें क्या कहा जाता है, इन्हें मूर्धन्य, उच्चारण स्थान इनका क्या है, मूर्धन्य है। परीक्षा में यहाँ से निश्चित प्रश्न आते हैं, हर प्रतियोगी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आते हैं, तो इसे आप याद कर लेना। इसके अलावा आप स्वर में चले जाइएगा, ये सभी तो व्यंजन वर्ण है, ये सभी क्या हैं, तो ये सभी व्यंजन हैं, ये सभी व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्थान है। तो मूर्धा से यानी मूर्धन्य से उच्चारण स्थान जिनका है ट वर्ग यानी ट, ठ, ड, ढ और न, और इसके अलावा अंतर्य, र, ल और स, ये सभी का उच्चारण स्थान क्या है, तो मूर्धन्य है। और स्वर में चलेंगे तो स्वर में आपका आ जाएगा री, क्या आ जाएगा, री। इसका भी उच्चारण स्थान क्या है, तो मूर्धा है। कहाँ है, मूर्धा है। ट और री, ट वर्ग यानी ट, ठ, ड, ढ मूर्धन्य। इसके अलावा अंतर र, ल और स और री, री स्वर में आ जाएगा। इसका उच्चारण स्थान कहाँ है, तो मूर्धा है, इसको याद रखना। कवर्ग का क्या देखे, कवर्ग जब देखे तो क, ख, ग, घ, अंगा, कवर्ग का देखे कंठ, तालु में आपका चवर्ग आ जाएगा, मूर्धन्य में आपका क्या आ जाएगा, टवर्ग आ जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम दंत से देखते हैं, दंत से उच्चारण किनका किनका होता है। तो दंत वाला याद रखना तो थ, दंत, तो थ, देखिए इसमें आपका दांतों का उपयोग हो रहा है। तो जितने भी तवर्ग हैं त, थ, द, ध, न भी है, न को मुख्य रूप से नासिका में रखना है, अनुनासिक में। इसके अलावा इसमें एक और आपका आ जाएगा दंस। ये सभी क्या हैं, ये सभी जो आपके हैं वो दंत से होते हैं। अब ओष्ठ से प, देखिए आपका ओठ का ओठ, बिना ओठ के प, फ तो होगा ही नहीं, तो प, फ, ब, भ, म, ये सभी क्या हैं, तो ये सभी ओष्ठ से बोले जाते हैं। इसके अलावा स्वर वर्ण में भी ओष्ठ से कुछ बोले जाते हैं, तो आपको याद रखना हर्ष उ और दुर्गा उ, ये सभी क्या हैं, तो ये सभी भी ओष्ठ से बोले जाते हैं। तो मुख्य रूप से आपको क्या याद रखना है, इसमें उच्चारण स्थान वाला में कैसे प्रश्न आता है। तो क वर्ग वाला याद रखना आपका कंठ से, ख वर्ग वाला याद रखना है, सॉरी ट वर्ग वाला, त वर्ग वाला याद रखना त, दंत, दंत से। इसके अलावा च वर्ग वाला याद रखना च, अब आपको बोलते हैं तालु,
च तालु, उसके बाद मूर्धन्य में आपका ट वर्ग आ जाएगा और ओष्ठ में आपका क्या आ जाएगा, प वर्ग आ जाएगा। इसको याद करना बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आते हैं और विद्यार्थियों को समझ से बाहर हो जाता है कौन कहाँ किसका उच्चारण स्थान है, तो इसको एकदम याद कर लेना बहुत ज़रूरी है। क वर्ग कंठ से, च वर्ग तालु से, ट वर्ग मूर्धा से यानी मूर्धन्य से, उसके बाद त वर्ग दंत से और प वर्ग ओष्ठ से। इसके अलावा इसमें आपको मुख्य रूप से याद क्या करना है, इसके अलावा जो अलग से उसमें जुड़े हैं उसको आपको याद करना है कि क वर्ग में कौन कौन सा और जुड़ा हुआ है जो कंठ से बोला जाता है उसको आपको याद करना होगा। उसके बाद च वर्ग में कौन कौन अलग से और जुड़ गया उसको याद करना होगा। बाकी आपको तो ये पता है कि क वाला कंठ, च वाला तालु मूर्धा यानी ट वाला मूर्धा, त वाला दंत और प वाला ओष्ठ से बोला जाता है, ये महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप याद रखना इसमें अंतिम वर्ण जो है आपका अंगा, मूर्धन्य, इया, न, म, ये अनुनासिक व्यंजन है। क्या है, अनुनासिक व्यंजन है जिसका उच्चारण करते समय हमें नाक यानी नाक को न बिना अगर नाक का बंद करके न बोलिए, देखिए आपसे बुलाएगा नहीं, नाक को आप बंद करके बोलने का प्रयास कीजिए, अंगा नहीं बुलाएगा, कोशिश कीजिए नहीं बुलाएगा, तो नाक का प्रयोग करके किसका उच्चारण होता है, तो अंगा, इया, ण, न और म, इसका उच्चारण जो है वो नासिका से होता है यानी बिना नाक का इसको हम उच्चारण नहीं कर सकते, इसलिए इसको अनुनासिक व्यंजन कहते हैं। इसके अलावा इसको भी आपको याद करना है। अब एक और महत्वपूर्ण टॉपिक बच गया है वर्ण में, उसको भी देख लेते हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन तो इसी में होता है। अब ये टॉपिक सबसे महत्वपूर्ण हो गया आपके लिए क्योंकि यहाँ से प्रश्न आते हैं और बहुत अधिक कन्फ्यूजन होता है, और यहाँ से जब भी परीक्षा में आपके प्रश्न आएंगे देखना आपको 2 से 3 मिनट ले लेगा, कभी कभी उतना समय देने के बावजूद भी आप सही से आंसर नहीं दे पाते हैं। अब यहाँ समझना है अघोष क्या है, सघोष क्या है, सघोष को घोष भी कहते हैं, उसी प्रकार अल्प प्राण क्या है और महाप्राण क्या है, तो इसकी भी चर्चा करते हैं। तो देखिए अघोष को कैसे समझेंगे, अघोष सघोष। सबसे पहले हम चर्चा करते हैं अघोष की। तो अघोष का मतलब हुआ जिसका उच्चारण करते समय कंपन जो है, इसमें कंपन की बात होती है और इसमें ऊर्जा की बात होती है। याद रखना, इसको भी समझना है, किसे समझेंगे, एक में कंपन की बात होती है, एक में ऊर्जा की बात होती है। तो अघोष जिसका उच्चारण करते समय कंपन कम मात्रा में होता है, कंपन जो है वो क्या होता है, कम मात्रा में होता है, तो उसे कहते हैं अघोष व्यंजन। और जिसका उच्चारण में क्या होता है, कंपन अधिक होता है, उसे क्या कहते हैं, सघोष कहते हैं या फिर घोष कहते हैं। उसी प्रकार अल्प प्राण महाप्राण में क्या है, जिसका उच्चारण करने में हमें कम ऊर्जा का खपत होता है यानी ताकत कम लगता है, उसे क्या कहते हैं, अल्प प्राण। और महाप्राण जिसका उच्चारण करते समय हमें ऊर्जा अधिक लगती है, उसे क्या कहते हैं, महाप्राण। समझ में आ गया, बहुत आसान तरीके से आपको समझाने का कोशिश कर रहे हैं। अभी हम आपको उदाहरण देकर समझाएंगे। कंपन जिसमें कम होता है अर्थात जिसका उच्चारण करते समय कंपन कम होता है, उसे क्या कहते हैं, अघोष। और जिसका उच्चारण करते समय कंपन अधिक होता है, उसे क्या कहते हैं, सघोष। उसी प्रकार जिसका उच्चारण करते समय हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है तो महाप्राण, और कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है तो अल्प प्राण। अब इसको देखेंगे किस प्रकार। अब देखिए हम यहाँ उदाहरण लेते हैं, क ख ग घ अंगा। अब यहाँ देखिए किस प्रकार इसको समझेंगे, इसको समझिएगा। अघोष, अभी हम क्या बोले, अघोष में कंपन जब आप उसको बोलिएगा तो आपके मुख में कंपन कम होगा, और सघोष को जब बोलिएगा तो आपके मुख में कंपन अधिक होगा। अब देखिए क ख कितना आसानी से बोला गया, क ख। उसी प्रकार जब ग घ अंगा, इसको पढ़ते देखिए आपको ज़्यादा समय भी लगता है, और दूसरी बात इसमें आपको क्या हो रहा है, ग घ अंगा। इसको कंपन के आधार पर अगर समझेंगे, इसमें हमें ज़्यादा कंपन होता है, हमारा मुख में कंपन इससे ज़्यादा होता है, जबकि क ख बोलते इसमें कंपन क्या होता है, कम होता है। याद रखना प्रत्येक व्यंजन का, जो याद रखना प्रत्येक व्यंजन का याद रखना प्रथम 2
क्या होता है, अघोष होता है, और अंतिम 3 वर्ण क्या होता है, तो अंतिम 3 वर्ण क्या होता है, तो सघोष होता है। यानी प्रत्येक स्पर्श व्यंजन में जाएंगे तो प्रत्येक स्पर्श व्यंजन यानी क वर्ग में क ख आपका क्या हो जाएगा, अघोष, और ग घ अंग क्या हो जाएगा, सघोष। इसी प्रकार जब च में जाएंगे तो च छ आपका क्या हो जाएगा, च छ आपका अघोष, और च छ के बाद ज झ इया क्या हो जाएगा, सघोष। देखिए बोलने से ही पता चलता है, च छ कितना जल्दी बोल दिए। अब उसके बाद बोलिए च छ ज झ इया, देखिए इसमें कंपन होता है, कंपन अधिक होता है। आप खुद बोल कर देखें तो आपको अनुमान लगेगा सच में इसमें कंपन अधिक होता है। तो याद रखना जिसमें कंपन कम होता है, इसको किस प्रकार याद रखना है, प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का याद रखना। अभी हम स्पर्श व्यंजन पर चले, उसके बाद जो अन्य आपके बच जाएंगे, जो आपको अंत्यस्थ व्यंजन बताए, उस व्यंजन बताए उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। अभी हम सिर्फ स्पर्श व्यंजन की चर्चा करते हैं यहाँ पर। तो याद रखना जिसमें कंपन कम, तो प्रत्येक वर्ग का स्पर्श व्यंजन में जितने भी वर्ग हैं, 5 वर्ग हैं, क वर्ग का है ना, उसी प्रकार च का, फिर ट वर्ग का, त वर्ग का और प वर्ग का, तो सभी का प्रथम 2 क्या हो जाएगा, क ख च छ ट ठ त थ प फ, ये सभी क्या है, ये सभी अघोष है। इसका उच्चारण करते समय हमें हमारे मुख में कंपन कम होता है। उसी प्रकार अंतिम 3 लेंगे, क ख के बाद ग घ अंगा, ज झ इया, ड ढ मूर्धन्य, उसी प्रकार द ध न, ब भ म। देखिए थोड़ा सा यहाँ पर अंतर हो रहा है, इसमें क्या हो रहा है, कंपन अधिक हो रहा है। तो याद रखना प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का प्रथम 2 किस में आ जाएगा, आपका अघोष में, और अंतिम 3 किस में चला जाएगा, आपका सघोष में चला जाएगा। तो इसको याद कर लेना, सघोष को घोष भी कहते हैं। उसी प्रकार हम चलते अल्प प्राण महाप्राण, इसमें हम कंपन की बात किए, इसमें ऊर्जा की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे, ऊर्जा की बात करेंगे। अर्थात याद रखना अल्प प्राण उसे कहेंगे जिसको बोलते समय हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, यानी कम ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी, उसे क्या बोलेंगे, अल्प प्राण। और जिसको बोलते समय अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ेगी उसको क्या बोलेंगे, महाप्राण बोलेंगे। अब इसको कैसे समझना है, याद रखना प्रत्येक वर्ण का, प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का जो 3 वर्ण है, क ग और अंगा, इसके बाद इसमें क्या बच गया, ख घ। तो इसको किसे पकड़ना है, याद रखना स्पर्श व्यंजन का जो होता है प्रत्येक वर्ग में पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण, और दूसरा और चौथा क्या हो जाएगा, आपका महाप्राण हो जाएगा। पहला, तीसरा और पांचवा ये किस में चला जाएगा, आपका अल्प प्राण में, जबकि दूसरा और चौथा ये आपका कहाँ चला जाएगा, महाप्राण में चला जाएगा। इसको याद कर लेना, अल्प प्राण महाप्राण, अघोष सघोष। अघोष और सघोष में कंपन की बात होती है, जबकि अल्प प्राण महाप्राण में ऊर्जा की बात होती है। अघोष में क्या होता है, प्रथम 2 वर्ण अघोष, बाकी बचे 3 वर्ण सघोष। जबकि अल्प प्राण महाप्राण में क्या देखते हैं, पहला, तीसरा, पांचवा क्या होता है आपका क ग अंगा, ये आपका क्या होता है, तो अल्प प्राण, और ख और घ यानी दूसरा और चौथा ये आपका क्या होता है, तो महाप्राण होता है। मुझे उम्मीद आपको समझ में आ गया होगा, आप ट्राई करके देखना, निश्चित आपको समझ में आ जाएगा। तो इसमें कन्फ्यूजन ये होता है, कभी कभी ये होता है कि अल्प प्राण में दूसरा तीसरा वाला कॉम्बिनेशन है, या फिर अघोष सघोष में 1 3 5 या 2 4 का है, तो इसको आपको बार बार देखते रहना पड़ेगा, क्योंकि परीक्षा में जाने के बाद आप कन्फ्यूजन हो जाएंगे। अब प्रश्न आ जाएगा कि इसमें से कौन है जो अल्प प्राण नहीं है। तो यहाँ कन्फ्यूजन क्या होता है, कन्फ्यूजन ये होता है कि अघोष सघोष वाला हम भूल जाते हैं। अघोष सघोष में हमको प्रथम 2 और अंतिम 3 समझना है। प्रथम 2 हो जाएगा अघोष और अंतिम 3 सघोष, जबकि अल्प प्राण महाप्राण में क्या समझना है, पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण और दूसरा, चौथा महाप्राण। परंतु समस्या होता है कि दिमाग से जब निकल जाता है तो हम भूल जाते हैं कि पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण होगा, या फिर अघोष सघोष वाला होगा, या फिर अल्प प्राण महाप्राण वाला होगा। तो यहाँ कन्फ्यूजन होता है, इसे बार बार आप देखिएगा, बार बार देखने से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। चलिए ये आपको समझ में आ गया, कंपन की बात अघोष सघोष में, ऊर्जा की बात तो अल्प प्राण महाप्राण में। दूसरा, प्रत्येक स्पर्श व्यंजन का दूसरा प्रथम 2 वर्ण क्या हो जाएगा आपका, अघोष, और अंतिम 3 वर्ण सघोष। इसी प्रकार अल्प प्राण महाप्राण में पहला, तीसरा, पांचवा आपका अल्प प्राण, दूसरा और चौथा महाप्राण। अब इसके अलावा चलते हैं हम, इसमें और क्या याद रखना है, अब हम चलते हैं अन्य जो और भी बच गए। याद रखना अल्प प्राण महाप्राण में याद रखना अंत्यस्थ, आपको बताए थे ना,
थोड़ा सा मिटा के अच्छे से बताते हैं आपको हम। अब देखिए इसमें समझना है, इसका कॉम्बिनेशन यहाँ पर है, इसमें लेकर चलेंगे। याद रखना अंत्यस्थ व्यंजन जितने भी होते हैं, अंत्यस्थ व्यंजन जितने होते हैं सभी अल्प प्राण होते हैं। क्या होते हैं? अल्प प्राण होते हैं। अंत्यस्थ व्यंजन जितने होते हैं सभी अल्प प्राण होते हैं। और ऊष्म व्यंजन जितने भी होते हैं, ऊष्म व्यंजन सभी क्या होते हैं? महाप्राण होते हैं। इसको भी आप समझ लेना। अंत्यस्थ व्यंजन जो होते हैं अंतर्जय र ल और व, अंतर्जय र ल व क्या होते हैं आपके? वे आपके अल्प प्राण हो जाएंगे। और तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह आपके क्या हो जाएंगे? तो महाप्राण हो जाएंगे। ये अल्प प्राण और महाप्राण के आधार पर इसको याद रख लेना। अंतर्जय र ल व यानी अंत्यस्थ व्यंजन आपके हो जाएंगे अल्प प्राण, और उस व्यंजन जो हैं आपके क्या हो जाएंगे? महाप्राण। उस व्यंजन में क्या क्या आ जाएगा? तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। अंत्यस्थ में अंतर्य र ल व, ये सभी क्या हो जाएंगे? अल्प प्राण। और उस व्यंजन तो जान ही गए, तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स और ह। हम बहुत बारीकी से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको यह क्लास बहुत ही अच्छा लग रहा होगा। वरना क्या है, क्लास बहुत बड़ी लंबी हो रही है। सब सोच रहे होंगे कि बहुत इतना छोटा टॉपिक इतना लंबा क्योंकि, तो हम चाहते हैं कि बहुत बेहतर तरीके से जानें, और जो विद्यार्थी पूरा क्लास को देखेंगे उनको वर्ण से लेकर कोई भी समस्या नहीं होने वाला है। अब हम चर्चा करते हैं अघोष सघोष में, और जो अन्य बच गए उसकी भी चर्चा हम करते हैं अभी, है ना। अब देखिए याद रखना, तालव्य स, मूर्धन्य स और स, ये तीनों स याद रखना। तीनों स याद रखिएगा, तालव्य स, मूर्धन्य स और स, ये तीनों कलावे जितने भी बच गए, अंतर्जय र ल व ह, छंजोगी छ, त्र, अज्ञ और एक स्र भी आप सुने होंगे, स्र का नाम सुनेंगे, स्र से श्री बनता है। तो तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स, ये तीन ले लेना है। उसके बाद जितने भी बच गए सभी आपके किस में चले जाएंगे? सघोष में चले जाएंगे। इसके अलावा तो आपको बता ही दिए स्पर्श व्यंजन में क्या क्या है, तो स्पर्श व्यंजन आपको बता दिए, प्रथम दो अघोष, अंतिम तीन सघोष। इसके अलावा जो बच गए उसमें क्या देखना है? तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स, ये तीनों किस में चले जाएंगे? अघोष में। बाकी जितने भी बच गए, अब क्या क्या बच गए तो आपको पता ही मालूम तो हो ही गया है क्या क्या बच गए। अंतर्य र ल व, अब यहाँ देखिए तालव्य स, मूर्धन्य स, दंत स नहीं फिर ह। इसके अलावा आप पढ़े होंगे बचपन में छंजोगी छ, त्र, अज्ञ, ये भी पढ़े होंगे। इसके अलावा एक स्र भी ले लेना है। ये सभी क्या हो जाएंगे? आपके सघोष में चले जाएंगे। इससे मुझे उम्मीद है कि यह क्लास आपको बहुत ही बेहतर लगा होगा। अघोष सघोष को समझना बहुत ज़रूरी था। अघोष सघोष में कंपन की बात होती है, जबकि अल्प प्राण महाप्राण में ऊर्जा की बात होती है। प्रत्येक वर्ण का किसे याद रखना है? तो प्रत्येक वर्ण का प्रथम दो अघोष, अंतिम तीन क्या हो जाएगा? अंतिम तीन में आपका सघोष हो जाएगा। प्रत्येक याद रखना कौन सा वर्ग है, तो आपको याद रखना है प्रत्येक स्पर्श, स्पर्श व्यंजन का वर्ग याद रखना। स्पर्श व्यंजन जो आपका कवर्ग है ना, कवर्ग, टवर्ग, चवर्ग, तवर्ग, पवर्ग, उसमें याद रखना है प्रथम दो अघोष में और अंतिम तीन क्या हो जाएगा? सघोष। उसी प्रकार इसमें क्या है? इसमें भी उसी प्रकार है। तो इसमें स्पर्श व्यंजन को लेंगे 1, 3, 5, यानी पहला, तीसरा और पांचवा जो वर्ण आएगा स्पर्श व्यंजन में, कवर्ग में या फिर चवर्ग में, वो आपका अल्प प्राण में, और दूसरा चौथा महाप्राण में। इसके अलावा आपको बता दिए अंतस्थ व्यंजन जितने होते हैं वे सभी अल्प प्राण, और उसमें व्यंजन जितने होते हैं वो सभी क्या होते हैं? तो महाप्राण होते हैं। मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो क्लास आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। जो विद्यार्थी अभी तक भारती विजन क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं करेंगे वे सब्सक्राइब कर देंगे और बेल आइकन को भी क्लिक कर देंगे। और अगर आपको यह वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा और आपको लगा होगा कि यह वीडियो बहुत उपयोगी है, तो आप जितने हो सके अपने साथियों के पास भेजें ताकि वे इसका लाभ ले सके। इसके अलावा भी बता दो कि भारती विजन क्लासेस का टेलीग्राम ग्रुप भी चलता है, जिस पर आज यानी 1 तारीख से प्रारंभ हो गई है CGL की, CGL हिंदी पेपर 2, यानी CGL में बहुत सारे पेपर 2 में तो हम हिंदी का प्रतिदिन टेस्ट वहाँ पर हो रहा है 20 प्रश्नों का। और फीस मात्र जो है आपका फ़ी है वो 80 रुपये देने, 80 रुपये मात्र आप दीजिएगा पूरे महीने भर, पूरे सितंबर महीने भर। T20 MCQ टेस्ट
ग्रुप में शामिल हो सकते हैं और प्रतिदिन टेस्ट दे सकते हैं जो आपके पूरे टॉपिक के आधार पर है। उसमें झारखंड सीजीएल के अलावा झारखंड टीजीटी की तैयारी जो विद्यार्थी कर रहे हैं उसके लिए भी महत्वपूर्ण है। इसके अलावा बिहार स्टेट की तैयारी कर रहे हैं, यूपी टीजीटी पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। इसके अलावा अन्य जितने भी प्रतियोगी परीक्षा हैं जहां सिलेबस में लगभग सबका सिलेबस थोड़ा बहुत अंतर होता है, लगभग सबका सिलेबस एक ही होता है, तो सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आज ही भारतीय विजन क्लासेस यूट्यूब को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को क्लिक करें और जितना हो सके वीडियो को शेयर करें। इसके अलावा टेलीग्राम ग्रुप भी है, ये डिस्क्रिप्शन लिंक में जाइए, वहाँ आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, वहाँ से हमसे जुड़ सकते हैं। सभी को धन्यवाद। प्रतिदिन अब हम कल जो क्लास लेंगे उसका थोड़ा सा डेमो आपको हम थोड़ा सा बता दे रहे हैं। कल हम जो पढ़ने वाले हैं वो आपका क्या है, तो कल पढ़ेंगे शब्द के बारे में। अब शब्द कैसे बना है तो याद रखना, वर्ण से ही क्या बना है, वर्ण से ही शब्द बना है और शब्द से फिर वाक्य बंध का निर्माण होता है। तो ये याद रखना, ये सभी क्या एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो अभी वर्ण को पढ़े फिर शब्द को पढ़ेंगे। शब्द हमको बहुत ज़्यादा दिन तक पढ़ना हो क्योंकि इसमें बहुत सारी चीज़ों को पढ़ना है और सबसे अधिक शब्द को ही पढ़ना है। और परीक्षा के सिलेबस में जितना आपका सिलेबस में लगा हुआ टॉपिक है, अधिकतर टॉपिक का संबंध शब्द से ही है, तो शब्द को बहुत ही बारीकी से पढ़ेंगे, जिसका क्लास कल होगा। आज का क्लास यहीं समाप्त होता है। सभी को धन्यवाद, नमस्ते।